जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है। जब किसी संविधान के प्रावधानों को बदलना बहुत ही आसान हो तो उसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। और जब किसी संविधान के प्रावधानों को बदलना बहुत ही कठिन हो तो उसे कठोर संविधान कहते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान। लेकिन जो भारत का संविधान है, यह न तो लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि यह लचीला एवं कठोर का मिश्रण है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बहुत आसानी से बदला जा सकता है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बदलना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, और इसका वर्णन हमें भाग 20 में देखने को मिलता है। ठीक है। संविधान संशोधन के प्रावधान को जो है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए अब इधर देखते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान में दो तरह से संशोधन कर सकती है। ठीक है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिन्हें दो तिहाई बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, और कुछ ऐसे प्रावधान है जिन्हें दो तिहाई बहुमत प्लस आधा आधे राज्यों की सहमति होनी आवश्यक है। कम से कम आधा या फिर आधे से अधिक। समझ गए। चलिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो पूरे संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा संसद चलते हैं। मतलब केंद्र में क्या होता है, संसद। और संसद में कौन कौन होते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्र, ये तीनों मिलाकर जो है कि संसद का निर्माण करते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है। यानी जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है, या फिर राज्यसभा में भी जो है कि पेश किया जा सकता है, या फिर जो है कि पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, या फिर जो इसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यानी जो है कि राष्ट्रपति को पहले जो है कि संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ गए। ठीक है। अब जो है यहाँ पर बात और एक ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है। यानी संसद का ही जो एक छोटा सा रूप होता है राज्यों में, जिसे राज्य विधानमंडल कहते हैं, तो राज्य विधानमंडल में जो है कि संविधान संशोधन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है वह किसके पास होती है, तो वह केवल संसद के पास होती है। समझ गए। चलिए, अब संविधान संशोधन विधेयक को जो कि पेश कौन करेगा। संविधान संशोधन विधेयक को कोई मंत्री जो है कि इसमें पेश कर सकते हैं, या फिर कोई गैर सरकारी सदस्य अर्थात जो सरकार में नहीं है, ठीक है, वो भी जो है कि संविधान संशोधन विधेयक को जो है कि संसद में पेश कर सकता है। समझ गए। अब चलिए, मान के चलिए कि संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। सबसे पहले तो लोकसभा क्या करेगी, इसे दो तिहाई बहुमत से जो है कि पारित कर देगी। जब लोकसभा दो तिहाई बहुमत से जब इस विधेयक को पारित कर देगी, उसके बाद वह कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। ठीक है। राज्यसभा भी क्या करेगी, इसको दो तिहाई बहुमत से जब पारित कर दे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या होगा कि यह विधेयक जो है संविधान संशोधन जो विधेयक होगा, यह कहाँ जाएगा, तो यह जो है कि यदि
संविधान के संघ व्यवस्था से जुड़ा हुआ अगर वो प्रावधान हो, ठीक है, वह जो विधेयक हो, तो वह विधेयक जो जाएगा राज्यों के पास, ठीक है, राज्यों के विधानमंडल के पास जो है कि उस विधेयक को जाना है, राज्यों के पास जाएगा। और जब आधे या फिर आधे से अधिक राज्य उस विधेयक को सहमति दे देंगे, यानी वहां पर जो है कि उसे साधारण बहुमत से जो है कि पारित करना है, ठीक है, वहां से जब सहमति मिल जाएगा, उसके बाद वो विधेयक को कहाँ भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जो है कि भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति महोदय को जो है कि संविधान संशोधन विधेयक को जो है कि सहमति देनी ही पड़ेगी, समझ गए। यानी जो है कि राष्ट्रपति महोदय संविधान संशोधन विधेयक को न यह संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और न ही जो है कि अपने पास जो है कि रख सकते हैं। तो इनको जो है कि सहमति देनी ही पड़ेगी, समझ गए। चलिए अब समझ गए। जब राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, ठीक है, तब राष्ट्रपति महोदय क्या कर देंगे, जो है कि उस पर साइन करेंगे। और जब साइन करेंगे तो यह जो विधेयक है यह कानून में बदल जाएगा, बिल जो है एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा और संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन इन प्रावधानों पर जो है कि आधे से अधिक या फिर आधा राज्यों की सहमति लेनी आवश्यक होती है। वैसे प्रावधान जो संविधान के संघ व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, हम लोग वो देखेंगे कि वे कौन कौन से जो प्रावधान है जो संविधान के संघ व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वैसे प्रावधान जो संघ व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे जो है कि केवल 2/3 बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लोकसभा में पहले वह बिल आया तो 2/3 बहुमत से लोकसभा पारित करेगी, फिर जो है कि वह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी जब पारित हो जाएगा, फिर वह कहाँ जाएगा, तो वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, और उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति महोदय उसको जो है कि स्वीकृति दे देंगे, और उसके बाद जो है कि वह बिल जो है कि एक्ट में बदल जाएगा और जो है कि संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। मैंने दोस्तों यहाँ पर जो है कि पूरी प्रक्रिया को जो है कि लिख दिया है, यह मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को जो है कि आसानी से समझ में आ सके। अब एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि केशवानंद बाद, ठीक है, 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को छेड़ा नहीं जा सकता है। यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में तो संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो है कि जो मूल ढांचे से जुड़ा हुआ जो होगा, मूल ढांचा जो होगा उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसको किसमें कहा गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कहा गया था 1973 में। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब थोड़ा हम लोग पूरी प्रक्रिया देख लेते हैं कि जो है कि क्या है। इसको मैंने लिख नोट डाउन कर दिया है कि ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि संविधान के संशोधन का आरंभ जो है कि किसी भी सदन में किया जा सकता है, समझ गए ना, किसी भी सदन में किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि राज्य विधानमंडल में जो है कि संविधान संशोधन विधेयक को नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि केवल इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विधेयक को कौन लाएगा, तो कोई जो है कि मंत्री ला सकता है, या फिर कोई गैर सरकारी सदस्य अर्थात जो सरकार में नहीं है वह भी ला सकता है। और इस विधेयक पर जो है कि राष्ट्रपति महोदय की पहले स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, विधेयक को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। यानी लोकसभा में भी जो है कि विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा, और जो है कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत अर्थात जो है कि विशेष बहुमत से अलग अलग रूप से दोनों सदनों में पारित कराना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें जो है कि राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के तहत जो है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाकर जो है कि उसको पारित करवा लेते हैं। यानी जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर असहमति होती है, तो इस स्थिति में जो है कि राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, और जो है कि उस बिल को जो है कि लोकसभा और राज्यसभा में साथों साथ जो है कि पास करा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो संविधान संशोधन विधेयक होगा उसमें जो है कि संयुक्त अधिवेशन की जो है कि बैठक का जो है कि प्रावधान नहीं है। यानी एक साथ मिलकर जो है कि इसको पास नहीं कराया जा सकता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है।
चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें जो है कि नहीं है। दोनों लोकसभा और राज्यसभा के मध्य, इन दोनों के मध्य में अगर किसी प्रकार की असहमति होती है तो जो है कि इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, अब मैंने आप लोग को बताया कि वैसे प्रावधान जो संघ व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि जो है कि आधे से या आधा या आधे से अधिक राज्यों की सहमति जो है ये लेना अनिवार्य है। समझ गए? और वहां पर जो होगा उसको किस बहुमत से पारित करना होगा, यानी राज्य विधानमंडल में अगर संघ व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो है कि मामला है, प्रावधान है, तो उसे जो विधानमंडल होगा राज्यों का, वहां पर उसे 1/2 यानी 50% प्लस वन साधारण बहुमत से वहां पर जो है कि उसे पारित करना है। समझ गए आप लोग? पारित कर देगा, फिर उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति के पास जो है कि वो भेजा जाएगा। समझ गए? यहाँ पर देखिए सामान्य बहुमत कहा गया। अब छठा नंबर क्या है कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा कि उसे जो है कि राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति महोदय को न इसको जो है कि संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और न ही जो है कि अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि संविधान संशोधन जो विधेयक होगा उसको जो है कि राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? अब क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय को सहमति देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जो है कि वह कानून बन जाएगा, वह बिल क्या होगा, एक्ट बन जाएगा। एक्ट बन जाने के बाद जो है कि संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम्म अब हम लोग ये देखेंगे कि साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किया जाता है। देखिए, संशोधन तीन तरह से किया जा सकता है। पहला, मैं इसको थोड़ा समझिए आप लोग। पहला, दूसरा और तीसरा संशोधन तीन तरह से किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, यानी 50% प्लस वन। ठीक है। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, यानी 2/3 बहुमत द्वारा। और तीसरा, 2/3 बहुमत प्लस जो है कि आधे राज्य। समझ गए? तो संविधान में तीन तरह से जो है कि संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, उसके बाद संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधा या आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। समझिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो ये दो और तीन है, यह केवल 368 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो दोनों है, ठीक है, ये दोनों, यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार दो तरह से संशोधन किया जा सकता है। 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत प्लस आधे या आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। समझ गए? अब यहाँ पर और एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिसे ध्यान में रखना है। ये जो साधारण जो है कि संशोधन है, ठीक है ना, साधारण मत द्वारा जो संशोधन है, इसको जो है यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किया जाएगा वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार दो तरह से संशोधन किया जा सकता है, और जो साधारण बहुमत के द्वारा जो है कि संशोधन किया जाता है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो इसमें संशोधन कैसे किया जाएगा? तो संसद में क्या होगा कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर क्या होगा, साधारण बहुमत से यहाँ भी पारित कराया जाएगा और साधारण बहुमत से यहाँ भी पारित कराया जाएगा। यानी 50% प्लस वन यहाँ भी, और 50% प्लस वन यहाँ भी जो है कि लोकसभा में भी जो है कि साधारण बहुमत से पारित कराया जाएगा। फिर इसे राज्यसभा में भी जो है कि साधारण बहुमत से पारित कराया जाएगा। और अंत में क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जो है कि इन्हें भेजा जाएगा, और जो है कि राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, और वह जो है कि बिल एक्ट में बदल जाएगा और संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। तो समझ गए कि ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है।
ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा वे कौन कौन से जो है कि प्रावधान है इसे संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। जैसे पहला है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। भारत भारत के बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में अगर सम्मिलित करना हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में जो नए राज्य के निर्माण या स्थापना किया जाएगा, उसका जो प्रावधान क्या है कि वह भी जो है कि संसद के साधारण बहुमत के संशोधन के आधार पर जो है कि उसे भारतीय राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। समझ गए। ठीक है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य की स्थापना करनी हो, किसी राज्य के स्वरूप में परिवर्तन करना हो, या फिर किसी राज्य को दो भागों में बांटकर नए राज्य का निर्माण करना हो, यानी भारत के अंदर ही, तो वह भी जो है उसे जो है कि साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी जो होते हैं उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में जो है कि बताया गया है। तो उनके वेतन एवं भत्तों के रिलेटेड कुछ भी परिवर्तन करना हो तो वह भी जो है कि साधारण बहुमत के द्वारा ही जो है उस संशोधन किया जा सकता है, यानी संसद के साधारण बहुमत द्वारा उसे संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पर आते हैं, संसद में कोरम में परिवर्तन करना हो। कोरम को आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कोरम को गणपूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये कोरम क्या क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। समझ गए। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होती है ना, यानी संसद का कोई भी बैठक हो वह तभी मान्य होगा जो जब उसके कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उस बैठक में उपस्थित होंगे। समझ गए। चाहे वह संसद हो या फिर राज्य विधानमंडल हो, यानी संसद में कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उस लोक मान के चलिए कि लोकसभा की बैठक चल रही है, तब लोकसभा की बैठक तभी मान्य होगी जो उसके कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे। ऐसे मान के चलिए कि जो है कि संसद का सीट जो है कि 200 है। ठीक है। सॉरी, लोकसभा का सीट जो है कि 200 है। समझ गए। तो 200 सीट है ना, और लोकसभा की बैठक चल रही है, तो यह बैठक तभी मान्य होगा जब इसका 1/10 सदस्य जो है कि इस बैठक में उपस्थित होंगे, यानी लगभग 20 सदस्य अगर उपस्थित होगा तभी जो है कि लोकसभा की बैठक मान्य होगी। यह रूल जो है ना, यह सब में फॉलो होता है। इसमें लोकसभा में भी, उसके बाद राज्यसभा में भी, और जो है कि राज्य विधानमंडल में अगर हम लोग चलेंगे तो जो है कि विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, मैंने वह बैठक तभी मान्य होगा जब उसका कुल सदस्य का 1/10 सदस्य जो है कि उपस्थित होंगे। तो कोरम क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग जो है कि लिख सकते हैं कि कोरम को एक 1/10, एक मिनट थोड़ा, यहाँ हो गया 20, और कोरम को 1/10। समझ गए। यही 1/10 है ना, यही कोरम है। समझ गए ना। समझ गए, यानी कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर उपस्थित होगा तो जो है कि वह बैठक मान्य होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगी। समझ गए। चलिए, अब क्या है, अब मैंने आप लोगों को बताया था महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में कि अनुच्छेद 105 के तहत संसद को एवं संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, ताकि जो है कि संसद के जो सदस्य होंगे वह निडर रूप से कार्य कर सके, स्वतंत्र होकर जो है कि कार्य कर सके। ठीक है। तो जो संसद संसद एवं संसद के विशेष अधिकार से कुछ परिवर्तन जुड़ा हुआ कोई परिवर्तन करना हो तो वह भी जो है कि उसे भी साधारण बहुमत के द्वारा जो है कि संशोधित किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, किसी को नागरिकता जो है कि देनी है या फिर किसी की नागरिकता की समापन करना है, तो ऐसी स्थिति में वह जो संशोधन किया जाएगा वह भी जो है कि संसद के साधारण बहुमत के तहत संशोधन किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पांचवी और छठी अनुसूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, मैंने आप लोगों को अनुसूचियों में बताया था कि पांचवी अनुसूची में क्या प्रावधान है। तो पांचवी अनुसूची में जो है SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगर उनके विशेष प्रशासन के बारे में अगर कुछ परिवर्तन करना हो तो वह भी जो है कि परिवर्तन किसमें होगा, साधारण बहुमत के तहत किया जाएगा। ठीक है।
और उसके बाद छठे में क्या है, हम लोगों ने पांचवी अनुसूची को देखा, छठे में क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति लोग हैं, उनके प्रशासन के बारे में कोई परिवर्तन करना हो तो भी जो है कि यह साधारण बहुमत से जो है कि उसमें बदलाव संशोधन किया जा सकता है। समझ गए आप लोग। मैंने जो है कि कुछ प्रावधानों को लिखा है जो महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे प्रावधान है जिसे साधारण बहुमत के तहत जो है कि संशोधन किया जा सकता है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, मैंने उनको जो है कि यहाँ पर नोट डाउन किया है। समझ गए ना। मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ, इतना डिटेल से कोई नहीं समझाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये देखिए, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, यानी मैंने अभी आप लोगों को बताया विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से संशोधन। समझ गए। तो वे कौन कौन से प्रावधान है जिसे विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यानी लोकसभा में भी विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा, राज्यसभा में भी जो है कि विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा, और फिर वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा, और जो है कि राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति दे देंगे, यानी साइन कर देंगे, तो वह फिर क्या होगा कि बिल एक्ट में परिवर्तन हो जाएगा और फिर वो संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं, तो देखिए, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो मौलिक अधिकार का जो मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का अगर संशोधन करना हो, तो अभी जो है कि विशेष बहुमत से किया जाएगा। और डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से किसी प्रकार का अगर संशोधन करना हो, तो उसे भी जो है कि विशेष बहुमत की संसद के विशेष बहुमत के द्वारा जो है कि उसे संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। ठीक है। वैसे प्रावधान, वे सभी प्रावधान, ठीक है, इसे मतलब जो है कि वैसे प्रावधान जो बचे रह गए, जिसे साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और जिसे विशेष बहुमत प्लस आधा या आधे से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधन नहीं किया जाता है या फिर किया जा सकता है, तो वे जो बचे रह गए, वो जितने भी प्रावधान होंगे, वह जो है कि उसे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाएगा। समझ गए नहीं, तो नहीं समझे, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना। देखिए, साधारण बहुमत के अंतर्गत जो संशोधन होता है, उसमें जितने भी संशोधन है उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद विशेष बहुमत और आधा या आधे से अधिक राज्यों की सहमति से जो संशोधन किया जा सकता है, उसको छोड़ देंगे, और जितने बचे रह गया प्रावधान, वह विशेष बहुमत के अंतर्गत जो है कि उसे संशोधन किया जाएगा। समझ गए। वे सभी प्रावधान जिसे संसद के साधारण बहुमत, उसके बाद संसद के विशेष बहुमत, देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैं, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से संशोधन संशोधन जो है नहीं किए जाते हैं। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, आधा मान के चलिए, या फिर कम से कम आधा, या फिर आधे से अधिक, ठीक है ना। और एक दो राज्य अगर सहमति नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सहमति दे ना दे, तो ऐसा कोई आधा कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना जी। समझ गए। तो अभी देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया, अब इसमें क्या है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से पारित हो गया लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, फिर राष्ट्रपति नहीं, फिर जाएगा राज्यों के पास। समझ गए ना। तो आधे से अधिक राज्य, आधा राज्य मान के चलिए, समझ गए, आधा राज्यों का स्वीकृति होना चाहिए। ठीक है। तो वही प्रावधान यहाँ पर है। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया से किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, देखिए, ये जो है, यह संविधान के संघ व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसी प्रावधान को जो है कि यह प्रावधान जो है, यह संघ व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन करना हो, तो वह क्या होगा, विशेष बहुमत प्लस आधा या आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी अनिवार्य है। समझ गए। वस्तु और सेवा कर, जीएसटी से संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, समझ गए ना। और आप लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई, देखिए उतना पता नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 जुलाई 2017 से जो है कि जीएसटी को लागू किया गया है। ठीक है ना जी। अब समझ गए, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु, जो कानून बनाने की जो शक्तियां हैं, इनके बंटवारे हेतु केंद्र और राज्य भी जो प्रावधान होगा, उसे भी जो है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी आवश्यक है। अब देखिए, 7वीं अनुसूची में के विषय में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, 7वीं अनुसूची में क्या है,
आप लोग बताइए कि सातवीं अनुसूची में क्या है। पांचवी छठी तो देख लिया, सातवीं अनुसूची में क्या है। सातवीं अनुसूची में क्या प्रावधान है बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे हेतु तीन प्रकार की सूचियों का वर्णन देखने को मिलता है। संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची। समझ गए। तो अगर संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो वह भी परिवर्तन क्या होगा, 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति उसमें लेनी आवश्यक है। समझ गए। तो दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और मैंने आप लोगों को जो है कि बहुत विस्तार से बताया। देखिए बहुत गर्मी दे रहा है अभी, ठीक है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं जो है कि सरकारी जॉब करता हूँ, ठीक है। आप लोगों से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं सरकारी जॉब करता हूँ। मैं किस में करता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर वक्त आएगा तो हम बताएंगे। आप लोगों से मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए। अब देखिए मुफ्त की शिक्षा हम बांट रहे हैं तो थोड़ा आप लोगों का भी जो है कि थोड़ा फर्ज बनता है कि थोड़ा हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को हम जो है कि मेरा वीडियो को भेजिए, ठीक है। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ना प्लेलिस्ट में जाकर, तो मैं मेरा यह दावा है कि आप अगर यूपीएससी का किताब अगर पढ़िएगा ना तो आपको 90 से लेकर 95% तक आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप ये मत सोचिए कि 10 मिनट का वीडियो डाला है। मैं गारंटी के साथ देता हूँ आपको, जो है कि कह रहा हूँ पूरा दावे के साथ कि 10 मिनट 15 मिनट वीडियो को पढ़ने के बाद आप किसी भी किताब को उठा लीजिए, आप उसमें क्वेश्चन लगा सकते हैं। 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यही वीडियो से, छोटा छोटा वीडियो में ही सॉल्व हो जाएगा। मैंने लिखा कम है, बका ज्यादा है, यानी बताया बहुत ज्यादा है, ठीक है। समझ गए। आप ये लोग दिमाग में इस चीज को निकाल दीजिए कि जो है क्या बोलते हैं कि छोटा वीडियो है, छोटा वीडियो, छोटा वीडियो नहीं है यह। जो है कि क्या बोलते हैं, गागर में सागर है। आप जब प्लेलिस्ट में वन क्लास, जो मेरा जो क्लास है, क्लास मैंने 12 13 क्लास जो भी पढ़ाया है, आप पूरा शुरू से अंत तक एक बार देखिएगा ना। और आप कोई भी किताब आंख मूंद कर उठा लीजिए, कोई भी किताब कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब यूपीएससी लेवल का थोड़ा सा अलग होता है, मैं पीसीएस लेवल तक की बात कर रहा हूँ। आपको मेरा दावा है कि आप 90 से 95% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मेरा यह दावा है। और अगर मैंने जो बताया है, अगर आप इसको नोट्स बना लिए और इसको जो है कि 4 बार 5 बार पढ़ लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप किताब से क्वेश्चन लगा लिए तो आपका पूरा एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आई रिक्वेस्ट विथ यू, ठीक है ना। थोड़ा जो है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जो है कि मुझे पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा क्लास, हम मुझे जो है कि बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।